हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। बहुत दिनों के बाद मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने। और ये जो डिले हुआ है इसकी वजह यह है कि जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था मैंने, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 थर्मो का, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन क्वालिटी की इशू है, वो दिख नहीं रहा कि बोर्ड पे क्या लिखा है। तो मैंने कहा बात तो सही है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, और जो सॉल्यूशन हुआ है वो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ सॉल्यूशन तक पहुँचने में काफ़ी समय लग गया, बट ठीक है, एक प्रोसेस होता है कि ऑर्डर करो, इंस्टॉलेशन है, फिर वो दिवाली छठ आ गया तो हमने भी कहा कि आराम से छठ वट का ठेकुआ वगैरह खाएंगे, उसके बाद फिर हाँ ये काम स्टार्ट करेंगे। तो सब कुछ निपटा के अब फाइनली आपके सामने है, और यहाँ से हमारी जो वीडियोस हैं वो फ्लुएंटली आती रहेंगी। तो लास्ट जब लेक्चर नंबर 3 देखा था थर्मो का, वहाँ पे हमने थर्मो के फर्स्ट लॉ का स्टडी किया था। तो हम चाहते हैं कि थर्मो के फर्स्ट लॉ का एक क्विक रिकैप आपको दे दें और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज कर लें जहाँ से थर्मो के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन आते हैं। रही बात थर्मो के फर्स्ट लॉ की, तो मैंने बोला था थर्मो का जो फर्स्ट लॉ होता है ये बेस्ड होता है एनर्जी के कंजर्वेशन पे, ये आपको पता होगा। थर्मो का जो फर्स्ट लॉ है ये कंप्लीटली बेस्ड है किस पे? एनर्जी के कंजर्वेशन पे। और मैंने यहां पे एक फार्मूला बोला था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फार्मूला यूज करेंगे जब भी थर्मो का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। हमारे को पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है हीट सप्लाई एंड वर्क डन। क्यू यहां हमारा क्या है? हीट सप्लाई है, और जो डब्ल्यू है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वर्क डन को इंडिकेट कर रहा है। और हीट सप्लाई और वर्क डन दोनों ही मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हैं। हमने स्टार्ट में ही कहा था आपसे कि ये अगर हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर या इस सिस्टम से हम एनर्जी बाहर निकालना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में या तो मैं एनर्जी को सिस्टम के अंदर ले जाना चाहूं या फिर अंदर की एनर्जी को सिस्टम से बाहर ले जाना चाहूं, दोनों में या तो मैं इसके अंदर हीट सप्लाई कर सकता हूं या नहीं तो फिर मैं वर्क डन कर सकता हूं। इसके सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफर की बात आएगी, या तो हम हीट सप्लाई करेंगे विच मींस के Q, या फिर हम वर्क डन करेंगे विच मींस के W। अब आपको याद करने की बात यह है इंपॉर्टेंट के इसमें साइन कन्वेंशन कभी कभी क्वेश्चन में, चूंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थर्मो के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि साइन कन्वेंशन आप क्लियर रखिए कि Q को कब पॉजिटिव लेते हैं और Q को कब निगेटिव लेते हैं, वर्क डन को कब पॉजिटिव रखना है और वर्क डन को कब निगेटिव रखना है। अगर ये साइन कन्वेंशन क्लियर है तो फिर आपके फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं एक रिकैप करा देता हूं। Q जो है ये पॉजिटिव कब होगा? जब हीट सप्लाई टू द सिस्टम होगा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम होगा। जब सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे उस टाइम पे Q को क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। तो Q को नेगेटिव कब रखेंगे? जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा। हीट इज रिलीज बाय सिस्टम, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। क्लियर है? Q पॉजिटिव तब रखना है जब हमने सिस्टम को हीट दिया है, Q निगेटिव तब रखना है जब सिस्टम ने हमें हीट दिया है। क्लियर है? तो सिस्टम में हीट जा रहा है Q पॉजिटिव, सिस्टम से हीट निकल रहा है, Q को क्या रखना है? निगेटिव। अब सेम आ जाते हैं वर्क डन पे। W का सोचो, W भी एक बार क्या लेना है? पॉजिटिव। और जब W पॉजिटिव होता है तो कौन सा केस होता है? कंप्रेशन का केस होता है। और कंप्रेशन कहने का मतलब यह है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। और जब W को हम लेते हैं निगेटिव, W को निगेटिव लेने का मतलब यह है कि ये एक्सपेंशन का केस है, गैस काम कर रही है। क्लियर है? और जब गैस काम करे, वर्क डन बाय सिस्टम कहते हैं इसको, वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये चारों साइन कन्वेंशन क्लियर रखेंगे। Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब सिस्टम को हीट दिया जाएगा, सिस्टम से हीट जब निकलेगा तो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक, अगर हम सिस्टम पे काम करेंगे, सिस्टम पे काम करने का इंडिकेशन है कंप्रेशन, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, W को पॉजिटिव लेना है। और अगर एक्सपेंशन हो रही है, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है, ऐसे में W की वैल्यू क्या लेके चलनी है? निगेटिव लेके चलनी है। यह था हमारा थर्मो का फर्स्ट लॉ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं, बस साइन कन्वेंशन को माइंड में रखिए और सवाल लगाते चलिए, थर्मो के फर्स्ट लॉ बनते चलेंगे। तो कुछ इसके एमसीक्यू कर लेते हैं अपन एक लाइन से। जैसे कि ये एक सवाल देखो, जब ये क्वेश्चन आ रहा है ना आपके सामने, आप इसको पॉज करो, एक बार सवाल बना लो, फिर आप आगे चलो। मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट। यहां से जब आप इसको बनाना स्टार्ट करो ना, आप सबसे पहले साइन कन्वेंशन पकड़ना स्टार्ट करो। सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है तो Q की वैल्यू क्या लेके चलोगे? पॉजिटिव। तो Q आपके लिए हो जाएगा प्लस 200 जूल। एक बात कंप्लीट हो गई। एंड डज 75 जूल ऑफ वर्क। ये जो काम हुआ है ये किसने किया है? सिस्टम ने। सिस्टम ने 200 जूल की हीट को एब्जॉर्ब किया और 75 जूल का काम कर दिया। तो जब सिस्टम काम करता है तो वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव। तो -75 जूल। साइन कन्वेंशन पे चले हम। सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया था, 200 प्लस में था,
सिस्टम ने काम किया तो वर्क डन किस में चला गया, निगेटिव में। अब ये कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की जगह पे क्या रखोगे, 200 जूल, प्लस रखोगे वर्क डन किस में है, -75 जूल। ये 200 -75 इक्वल टू 125 जूल इज द आंसर, पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि सवाल को पढ़ के आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्यू जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा तो फॉर्मूला है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, चलिए आप इसको देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फेल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो थर्मो के फर्स्ट लॉ से हमें नहीं मिलती है। तो एक एक करके अपन चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट कह रहा है एनर्जी का कंजर्वेशन। आपको पता है थर्मो का जो फर्स्ट लॉ है दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी का कंजर्वेशन। एनर्जी का कंजर्वेशन तो होगा ही होगा, तो ये तो थर्मो का फर्स्ट लॉ देता है, तो आंसर हमारा ये नहीं हो सकता है। दूसरा हीट ट्रांसफर बिल्कुल होगा, क्योंकि हीट सप्लाई हो रही है, क्यू भी सप्लाई हो रही है, वर्क डन भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वर्क डन भी हो रहा है तो डी भी आंसर नहीं होगा। अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बाय थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये तो देखो थर्मो के फर्स्ट लॉ ने ये कहा था कि सिस्टम में हीट, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, बट किस डायरेक्शन में होगा ये बताने वाला कौन था, थर्मो का सेकेंड लॉ, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है वो आगे पढ़ेंगे। बट आप याद रखेंगे कि थर्मो के फर्स्ट लॉ ने ये तो कहा था कि हीट का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता रहेगा, बट किस डायरेक्शन में होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलो कि ये जो एक बॉडी है ये बहुत गर्म होता और मेरे हैंड का टेम्परेचर कम होता। जब मैं इसको होल्ड करता तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मेरे हैंड का टेम्परेचर कम है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता और ये स्पॉन्टेनियस होता। ये बताने वाला था थर्मो का सेकेंड लॉ। लेकिन आप सोचो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा हैंड नॉर्मल है, ठंडा है और ये बॉडी गर्म है, लेकिन हीट का ट्रांसफर मेरे हैंड से इस मार्कर में हो, पॉसिबल नहीं है। स्पॉन्टेनियस तो पॉसिबल नहीं है, आपको करवाना पड़ेगा ये काम। तो ये बताने वाला था थर्मो का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ से ये क्लियर हो रहा है कि हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा ये बताने वाला कौन, थर्मो का सेकंड लॉ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन यहां पे आपको साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है, सवाल आपका क्लियर रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए गैस एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट, ठीक है, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है गैस तो क्यू की वैल्यू को कितना लेके चलो, प्लस 500 जूल। क्लियर, और परफॉर्म दी 300 जूल ऑफ वर्क। ये काम कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, गैस काम कर रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेके चलो, -300 जूल। हो गया, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए। अब ये पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको पता है क्यू कितना है 500, साथ में प्लस के साथ माइनस क्या रहेगा 300 जूल रहेगा, ये आपको 200 जूल के बराबर आ जाएगा। अभी भी इंपॉर्टेंट ये था कि साइन कन्वेंशन के क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया कि साइन कन्वेंशन को कैसे क्लियर करना है, क्यू कब पॉजिटिव रखनी है, क्यू कब नेगेटिव रखना है, या फिर वर्क डन को कब पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, तो आपके थर्मो के लॉ बनते चलेंगे। ठीक, आप इसको देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है ए गैस इज कंप्रेस्ड बाय 100 जूल ऑफ वर्क, विच मीन्स कि एक गैस है, ये हमारे पास एक गैस है, यहां पे पिस्टन लगा है और इसको ऊपर से 100 जूल से हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन के केस में डब्ल्यू कैसा लेके चलते हैं, पॉजिटिव, तो यहां पे वर्क डन कितना है 100 जूल। एक चीज क्लियर हुई। एंड 20 जूल ऑफ हीट लीव द सिस्टम, 20 जूल की हीट जो है वो सिस्टम से बाहर आ रही है, 20 जूल की हीट जो है वो सिस्टम से बाहर आ रही है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी -20 जूल। हो गया। अब फिर आपसे कह रहा है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब यहां पे Q की वैल्यू क्या लेंगे, -20 लेंगे और साथ में वर्क डन कितना है 100 जूल, ये इक्वल टू आ जाएगा 80 जूल के। आसान सवाल, बस ध्यान देना है किस पे, साइन कन्वेंशन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो।
हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज। सवाल पे ध्यान दो, ये कहना क्या चाहता है। ये दो बातें कह रहा है। फर्स्ट कि ये कहना चाह रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q इक्वल टू क्या है, 0 है। नोटिस कर लिए, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है तो Q की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब सेकेंड टाइम पे देखो, ये एक्सपेंशन का केस है। किसका केस है, एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का केस है तो वर्क डन बाय गैस है। दो चीजें आप क्वेश्चन से पकड़ रहे हो। पहला कि ये एडियाबेटिक है तो हमने हीट सप्लाई सिस्टम में नहीं किया। मान के चलो ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक। अब इस सिस्टम में कोई गैस भरी है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सपेंशन की तरफ, और इसमें जो हीट का सप्लाई है Q इक्वल टू 0 रखा है और इसमें कुछ इंटरनल एनर्जी U रही होगी। अब मेरा ये कहना है कि जब गैस ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको तो वर्क डन करना पड़ रहा होगा, बिल्कुल करना पड़ रहा होगा। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W करना पड़ रहा होगा कि नहीं। अब यहां से Q की वैल्यू 0 है तो जितने भी वर्क डन होंगे उसमें कौन सी एनर्जी यूज होगी, मेरे को ये बता दो। अरे एक सिस्टम है, उस सिस्टम में पहले से कुछ एनर्जी थी, अब बाहर से कोई एनर्जी ट्रांसफर हो नहीं रही है, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है, तो उस टाइम पे वो कौन सी एनर्जी यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे अकाउंट में 100 रुपीज है, ठीक है। अब मैं कोई अर्निंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ खरीदना चाहता हूं जिसकी कॉस्ट है 20 रुपए की। तो जैसे ही मैं वो चीज़ परचेस करूंगा वैसे ही मेरा जो टोटल अमाउंट 100 का था वो घट के कहाँ पहुंचेगा, 80 पे पहुंचेगा। तो ऐसे ही सोचो कि अच्छा, या फिर ये मान के चलो कि मैं अगर 20 रुपए अर्न कर लेता और फिर 20 रुपए का काम करता तो फिर मेरा 100 का 100 क्या रहता, मेंटेन रहता। लेकिन यहाँ पे वैसा केस तो है नहीं, हीट आ ही नहीं रहा है, हम वर्क डन किए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क डन होगा वो यूज करेगा इंटरनल एनर्जी को, वर्क डन बाय गैस is due to internal energy। ये जो वर्क डन बाय गैस है किसकी वजह से, इंटरनल एनर्जी की वजह से है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे डेल्टा U डिक्रीज करेगा, और अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब भी सिस्टम काम करेगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तो उस टाइम पे जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, लेस देन द इनिशियल टेम्परेचर। देखो यहाँ पे कम किया है लेकिन एग्जैक्ट हाफ होगा ये किसने जाना है, ये हमें पता है। काम जितना होगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कमेगी। तो अब काम का तो इसने बस बोला है कि काम किया गया है, काम करने के लिए यूज की गई है इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी पहले से कम होगी। कितना कम होगी इसका आइडिया हमें नहीं है, इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन लेके चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए गैस इज प्रोवाइडेड विथ 300 जूल हीट एट STP so that its volume increases from 2 liter to 3 liter at 1 atm pressure. Calculate the change in its internal energy. A gas is provided with 300 joule heat. हम गैस को हीट दे रहे हैं तो सबसे पहली बात कि Q जो है वो प्लस 300 जूल रहने वाला है। एक बात हो गया। अब दूसरा सोचो, so that it volume increases from 2 liter to 3 liter. V1 जो है वो कितना है, 2 लीटर है। V2 जो है वो कितना है, 3 लीटर है। तो यहां से डेल्टा V की वैल्यू मेरे को बता दो, 3 - 2 इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर। अब प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर सवाल में दे रखा है 1 atm, तो प्रेशर को लेके चलो कितना, 1 atm। अब आपको पता है कि ये आपसे पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। फॉर्मूला तो यही लगेगा। Q की वैल्यू हमें गिवन है, W की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। W का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब -P एक्सटर्नल में कितना दे रखा है, 1 atm दे रखा है, तो -1 इंटू डेल्टा V कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब यहां atm यहां लीटर, तो कितना हो जाएगा, लीटर atm। इससे क्लियर हो गया कि वर्क डन आपको मिलेगा -1 लीटर atm। ठीक है। अब यहां से मैं एक चीज बताता हूं आपको जिसको आप याद रखेंगे, कहीं पर भी लिखा हो 1 लीटर atm इक्वल टू 101.3 जूल, आप इसको यूज करेंगे। 1 लीटर atm, जितना भी लीटर atm है उसको जो है अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 जूल से आप क्या करो, मल्टीप्लाई करते रहो। तो आप इसको 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से वर्क डन जो है वो आपको कितना मिल जाएगा, W इक्वल टू -101.3 जूल। ये आपको मिल गया वर्क डन। आप फॉर्मूला में पुट कर दो, Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 300 जूल है, डाल दीजिए। साथ में वर्क डन निगेटिव में है कितना,
-101.3 जूल। जब आप 300 में से माइनस करोगे 101.3, ये 198 या 97 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर डी 198 के अप्रॉक्स में सवाल इसका आंसर आएगा। तो हमें करना कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्टली वर्क डन की वैल्यू नहीं दे रखी थी, उसके बदले में इसने प्रेशर दे दिया था और साथ में वॉल्यूम का चेंज दे दिया था। हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। आप उस फॉर्मूले को यूज करो और वहां से आपको मिल जाएगा कौन सा, वर्क डन। वर्क डन अगर लीटर एटीएम में मिला है, लीटर एटीएम में कैसे मिलेगा, वॉल्यूम अगर लीटर में होगा और साथ में प्रेशर आपका एटीएम में होगा तो वर्क डन आपको मिलेगा लीटर एटीएम में। और जब भी वर्क डन आपको मिले लीटर एटीएम में तो आप उसकी जगह पे कितना रखो, 101.3 जूल रखोगे और आपका सवाल बन जाएगा। एक बार वर्क डन निकल गया, हीट हमें पहले से पता था, हमने फॉर्मूला में पुट किया और आंसर मिल गया 198.7 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm। क्या क्या दे रखा है इसमें, वर्क डन पूछा है आपसे, इंटरनल एनर्जी का पूछा ही नहीं है। तो हमें जो सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है जिससे ये सवाल बन जाएगा, वो फॉर्मूला ये है W -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। बस ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहां से आप सोचो, P एक्सटर्नल की वैल्यू ये दे रखा है, P एक्सटर्नल की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 atm दे रखा है। अब यहां से ये दे रखा है V1 = 4 डेसीमीटर क्यूब, V2 = कितना, 6 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, क्या आपको पता है 1 डेसीमीटर जो होता है, 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब यहां से अगर मैं कहूं 1 डेसीमीटर क्यूब है, विच मीन्स 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब, विच मीन्स कि ये बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, जो 1 लीटर के बराबर होता है। तो कभी भी 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, इसको आप 1 लीटर कंसीडर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। तो क्या यहाँ पे 4 डेसीमीटर क्यूब है, इसको 4 लीटर कर लें, और 6 डेसीमीटर क्यूब है, इसको 6 लीटर कर लें। यहां से डेल्टा V = V2 - V1 = 6 - 4 2 लीटर मिल जाएगा। अब फॉर्मूला आप पुट कर दो, फॉर्मूला क्या पुट करोगे, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V है, -P एक्सटर्नल कितना डालोगे, -3 × डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर ATM, -6 लीटर ATM। लीटर ATM के लिए कितना यूज करना है, 101.3 जूल, -6 × 101.3 जूल पुट करोगे, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 608 -608 जूल के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं था, कभी भी डेसीमीटर क्यूब में दिया हो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर का मतलब होता है मीटर का 100वां हिस्सा, 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है ना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, यह बराबर होता है किसके, 1 लीटर के। जैसे ही लीटर में कन्वर्ट हुआ, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट लीटर में कन्वर्ट करके आसान होता है, लीटर ATM लगा के। तो यहां से आपको डेल्टा V मिल गया 2 लीटर। अब 2 लीटर डेल्टा V मिल चुका है, फार्मूला लगा दो, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 ATM, तो -3 रख दिया। डेल्टा V की वैल्यू हमने निकाली है 2 लीटर, तो हमने लगा दिया। अब यहां से हो गया -6 लीटर ATM, विच मीन्स के -6 × 101.3 जूल, जो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, -608 जूल के बराबर है। इतनी बातें तो हमारे क्वेश्चन हो गए। तो अब यहां से आप क्लियर है कि थर्मो के फसलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी थी वो ये थी, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो। अगर साइन कन्वेंशन क्लियर है आपका, तो आपके सवाल बनते रहेंगे और कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन सेम सवाल में साइन कन्वेंशन में अगर आप इश्यू कर दिया ना, तो छोटे से सवाल होंगे, बट क्योंकि वो ऐसा देगा, प्लस माइनस के साथ देगा लोचा, क्योंकि उसको पता है कंफ्यूजन यहीं आते हैं। तो फिर अगर थर्मो के फसलों में कंफ्यूजन आएगा तो सिंबल में आप गलत कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H क्या आपको पता है, डेल्टा H का मतलब होता है इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, और डेल्टा U का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के चेंज में आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, U जो है वो इंटरनल एनर्जी है, और एक सिस्टम के अंदर रहने वाली जितनी भी एनर्जी है सबका जो सम है वो सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है।
और जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी वो किसी एनर्जी कांस्टेंट है कहां पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। याद करो लास्ट लेक्चर मैंने बोला था हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई इंथैल्पी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी कंटेंट है वो हमारा क्या कहलाता है, इंथैल्पी। और फॉर्मूला बनता है H इक्वल टू यू प्लस पीवी, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब एक बात बताओ, क्या ये जो दोनों H एंड U आर स्टेट फंक्शन, ये बात तो आपको पता है, H और U क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो अब हम इनका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन calculate the change in internal energy, change in internal energy and इंथैल्पी। लाइक हम डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके थ्रू हम दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो इसके लिए एक डेरिवेशन करते हैं। मान के चलो ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। इसकी कंडीशन लेते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 था और इसका जो है प्रेशर कितना था, P1 था। उसके बाद इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी और इसका जो ये इंथैल्पी था वो H1 था। ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 1। यहां से सिस्टम पहुंचा है स्टेट 2 पे। अब जो V1 है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, V2 में। जो P1 है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, P2 में। जो U1 है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, U2 में। और जो H1 है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, H2 में। क्लियर है कि नहीं है। तो अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, जो क्या फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमारा क्या था, H इक्वल टू U प्लस PV। तो H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, यही किया मैंने। तो हमने क्या किया, H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। यहां से अगर मैं निकालता हूं H2 तो आप बोलोगे H2 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, H2 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। अब अगर मैं निकालना चाहूं डेल्टा H तो आप बोलोगे H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 करने का मतलब U2 प्लस P2 V2, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। ये दोनों माइनस में हो जाएगा। एक जैसे टर्म को एक जगह कर लो, U2 माइनस U1 कर लो, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 कर सकते हैं। ये किसके बराबर है, डेल्टा H के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, U2 माइनस U1 क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बताता है। तो एक फॉर्मूला मिलेगा आपका डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, विच मीन्स के चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। बट अब इसमें ध्यान रखेंगे दो बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं, जैसे कि अभी हमें फॉर्मूला क्या मिला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला मिला है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। केस 1, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, अगर प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर भी बदल रहा है, तब तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर दो। देन यूज, प्रेशर वेरिएबल है देन यूज सिंपल इसी फॉर्मूला को यूज कर लो, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। लेकिन अगर केस 2 की बात करें, केस 2 की बात करते हैं, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हमारा प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उस टाइम पे आप यूज करेंगे देन यूज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट हुआ है तो ये बाहर आ जाएगा P डेल्टा V। क्लियर है। हमारे पास फॉर्मूला था रिलेशन का H इक्वल टू U प्लस PV। दो अलग अलग सिस्टम लिया। स्टेट 1 में प्रेशर हमारा P1 है, वॉल्यूम हमारा V1 है, इंथैल्पी हमारी H1 है और इंटरनल एनर्जी U1 है। तो यहां से रिलेशन मिला था H1 इक्वल टू U1 प्लस। आप देखो वापस से रिकैप कर लेते हैं। यहां देखिएगा स्टेट 1 में हमारे पास ये कंडीशन थी H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, और यहां से कंडीशन मिली थी H2 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। हमें निकालना था चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1। तो इसकी कंडीशन क्या बनी थी H1 की, U1 प्लस
सॉरी H2 क्या लिखना था, U2 प्लस P2 V2 लिख लिया, माइनस में क्या डालो, H1 डालो, तो U2 माइनस U1 प्लस P2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1, एक फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर P बाहर आ जाएगा, हो जाएगा आपका फॉर्मूला डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं। यहां से आप सोचो एक बात, अगर केमिकल रिएक्शन दिया हो, इफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, आपको दिया हो एक केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन देगा ना तो ये क्लियर है कि टेम्परेचर वो कांस्टेंट लेके चलेगा। क्या लेके चलेगा? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट लेगा। एक केमिकल रिएक्शन दिया है और केमिकल रिएक्शन में आपको रिलेशन बताना है चेंज इन इंथैल्पी का और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, देन यूज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। आपको यूज करना है कब? जब कोई केमिकल रिएक्शन दिया होगा तब आप यूज करेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब आपको पता है डेल्टा H जो है वो चेंज इन इंथैल्पी है, जो डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा NG क्या है उसको आप समझो। डेल्टा NG जो होता है वो होता है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल ओनली, गैसियस मोल ओनली, विच मीन्स कि आपका रिएक्शन होगा तो एक हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, इससे हमें को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपको देखना है नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट, डेल्टा NG क्या मिलेगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल इन रिएक्टेंट। अगर मान के चलो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी के पास भी कोई गैसियस मोल नहीं है तो वहां पे आप लेके चलो 0 की वैल्यू, ठीक है। और यहां पे R जो है, R के बारे में बात कर लूं, जो हमारा R है इसको बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट, और आप यूज करो 8.314। R की वैल्यू कितना, और ये सवाल में दिया होगा, R की वैल्यू सवाल में दे रखा होगा। उसके साथ में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी जो है वो गिवन ही होगा, ये भी क्या होगा, गिवन होगा। तो हमें रिलेशन क्या क्या मिले हैं मैं इसको एक जगह ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब देखो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, इफ प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपको यूज करना है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दूसरा फॉर्मूला यूज करना है इफ प्रेशर इक्वल टू वेरिएबल, तब यूज करना है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है, इफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, इफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, और केमिकल रिएक्शन गिवन है विच मीन्स के टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर ऐसे में आपको यूज करना है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। क्लियर है? तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वहां पे हम देखेंगे कि वैसे MCQs जहां पे इंटरनल एनर्जी दे देगा, इंथैल्पी पूछेगा, या इंथैल्पी दे देगा, इंटरनल एनर्जी पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। तो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसमें जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पुट करो, तो हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। और यहाँ से हमारी वीडियोज़ जो है वो रेगुलर आती रहेंगी, सो कंटिन्यूसली आप विजिट करते रहिएगा, आपके जो डाउट है उसको भी आप बताते रहिएगा। थैंक यू।